Hello, everyone. Welcome to Mentors Hub, a community for you to learn, share, and grow. My name is Shivam Das, and I will be your mentor for prompt engineering. तो पिछले हफ्ते हमने ये पढ़ा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का डेफिनेशन क्या होता है और इसे सीखने के फायदे क्या हैं। हमने ये भी देखा कि कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस हफ्ते हम जानेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड क्या है या फिर इसका ओरिजिन क्या है और कुछ ऐसे टर्म्स जो हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने में सहायता करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अंडरस्टैंडिंग एआई मॉडल्स, द बैकबोन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक शाखा है कंप्यूटर साइंस की जो फिलहाल बहुत चर्चे में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस that focuses on creating systems or machines capable of performing tasks that typically require human intelligence. In simple words, एक ऐसा ब्रांच कंप्यूटर साइंस का जहां पर हम फोकस करते हैं कुछ ऐसे मशीनरीज या फिर सिस्टम्स या टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की जो उन कार्यों को करने की क्षमता रखता है जहां पर आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कार्य या फिर ये टास्क क्या क्या है? These tasks include learning from experiences, reasoning, problem solving, understanding natural language. Natural language मतलब जो भाषा हम बोलते हैं. The human language is called natural language. Recognizing pattern and making decisions. Now, let me tell you that AI is a growing sector and has not yet come to its full potential. तो हमें AI के सारी कैपेबिलिटीज अभी तक पता नहीं चले. So let's wait for that. Now, subset of AI is called machine learning. I know it sounds really complex, but let me explain this to you. Machine learning is a subset of artificial intelligence that enables systems to learn and improve from experiences without being explicitly programmed automatically. तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा सबसेट है जिसपे कंप्यूटर को डेटा के आधार पर सीखने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है. So the computer can reassess and upgrade itself. It involves the development of algorithms and statistical models that allow computer to analyze data, identify patterns, and make decisions or predictions based on the data. Now, machine learning itself is a very vast subject and it is categorized into different types like supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, deep learning, etc. आपको इनके बारे में अगर विस्तार से जानना है तो मेंटर्स हब के मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट चेक करें या फिर हमारे Q&A सेशंस में ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे होते हैं. सो फॉर गेटिंग द लिंक टू आवर डिस्कॉर्ड सर्वर प्लीज चेक आवर डिस्क्रिप्शन. ओके, सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज डीप लर्निंग. तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन AI that involves neural network with multiple layers that automatically learn representation of data through training. तो डीप लर्निंग में हम इस प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू डेटा को कुछ लेयर्स में डिवाइड करते हैं जहां पर ये लेयर्स हमारे इनपुट से कुछ कॉम्प्लेक्स फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसकी बदौलत हमारा आउटपुट और भी एक्यूरेट और रिफाइंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर कि हमने एक कैट का इमेज एज एन इनपुट दिया है. नाउ द कंप्यूटर इज एनालाइजिंग दिस इनपुट बाय ब्रेकिंग डाउन इट इनटू डिफरेंट लेयर्स. तो जो पहला लेयर है उसमें कंप्यूटर सिंपल थिंग्स एनालाइज कर सकते हैं जैसे कि कलर्स हो गया या फिर आउटलाइन हो गई. बट जो नेक्स्ट लेयर होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन आइडेंटिफाई the features of a cat's face or the features of its tail. और जितना हम इस पे डीप जाएंगे उतना बेटर हमारा एनालिसिस होगा. Therefore, that's deep learning. इसके बाद हम देखेंगे जनरेटिव AI.
तो generative AI is a subset of deep learning that creates new content or generates new content such as text, images, audio, video, or even codes by learning from existing data patterns. So unlike traditional AI, which focuses on analyzing or predicting data, जनरेटिव एआई में हम क्या करते हैं? जनरेटिव एआई में हम नया कंटेंट बनाते हैं और नया कंटेंट जनरेट करते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एआई एंड जनरेटिव एआई. इन जनरेटिव एआई वी आर एबल टू क्रिएट न्यू कंटेंट. तो चलिए इस चीज को विस्तार से समझते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, जो है प्रेडिक्टिव वर्सेस जनरेटिव एआई मॉडल. हमें यहाँ पे दिख रहा है एक डेटा है और लेबल्स है. लेबल्स आर यूज्ड टू कैटेगराइज द डेटा. देयरफॉर जो प्रेडिक्टिव मॉडल है दैट डिस्कवर्स द कनेक्शन और रिलेशन बिटवीन डेटा और लेबल, एंड हमें एक लेबल की तरह जो आउटपुट है वो मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सोचिए कि हमने बहुत सारे डॉग्स और कैट्स के इमेजेस एज अ ट्रेनिंग डेटा हमने हमारे प्रेडिक्टिव मॉडल को इन इमेजेस से ट्रेन किया है, और मैंने एक पर्टिकुलर कैट की इमेज भेजी तो जो इन डेटा को इस मॉडल को ट्रेन करने में यूज मैंने नहीं किया. नाउ with the help of this predictive model, I can label that new data as a cat or a dog. So that's the power of predictive model. But in case of generative model, we can generate new content. So for example, आपने इस prompt को लिखा कि give me or generate an image of a guy who is staring into the sky and sees an UFO. So the generative AI model or the large language model will generate a new image out of the given data. So that is the difference between predictive data and generative AI model. अब हम कुछ ऐसे vocabulary देखेंगे जो हमें prompt engineering को depth में समझने के लिए useful है. First is natural language processing. Natural language processing एक ऐसा subfield है artificial intelligence that deals with interaction between computer and humans. So it aims to enable computers to understand, interpret and generate human language meaningfully. In simple words, NLP की मदद से हम computers human language को समझने की क्षमता रखते हैं. Now next is LLMs or large language models. Large language models advanced AI models है जिनको ट्रेन किया गया है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा की मदद से, और these models excel at understanding, generating and translating human language and can perform tasks like creative writing and answering question. तो आपने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा, या फिर दूसरे किसी LLM. तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउडी, इन मॉडल्स को बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. नाउ आपको ये पता ही होगा कि हम चैट जीपीटी नॉर्मली यूज करते हैं हमारे आउटपुट को रिफाइन करने के लिए, बट दीज आउटपुट कैन बी रिफाइंड मोर. यस, द आउटपुट ऑफ LLMs कैन बी कंट्रोल्ड एंड फाइन ट्यून्ड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स यूजिंग पैरामीटर्स सच एज टॉप की एंड टेम्परेचर. हमारे आगे जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम ये विस्तार से जानेंगे कि ये पैरामीटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं. बट अभी के लिए आप इतना जान के रखिए कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम LLM के आउटपुट को और भी ज्यादा ट्यून कर सकते हैं. नेक्स्ट, लेट अस सी हाउ आर दीज LLMs built. सो देयर आर मेजरली 4 स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग दिस LLMs. पहला स्टेप है कलेक्टिंग डेटा. तो मैंने जैसे पिछले स्लाइड में कहा कि इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत है. तो ये ट्रेनिंग डेटा आता है बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स या फिर कोई दूसरे इंटरनेट सोर्स से. जितना डाइवर्स ये डेटा होगा उतना बेटर होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग. सो द मोर डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव द डेटा, द बेटर द मॉडल विल अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड टोकनाइजेशन. तो जो कलेक्टेड डेटा है उसे हम क्लीन करते हैं
और प्री प्रोसेस करते हैं टू एनेबल दैट इट इज सूटेबल फॉर ट्रेनिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में वी रिमूव नॉइस, वी करेक्ट एरर्स एंड स्टैंडर्डाइज द फॉर्मेट। और इसके बाद इस डेटा को छोटे छोटे यूनिट्स जिसे टोकन्स कहते हैं उनमें डिवाइड किया जाते हैं एंड इट इज सेंट टू द मॉडल फॉर प्रोसेसिंग। So the third step is training the model. These pre-processed data is then fed to the LLMs, which by using complex algorithms and learning patterns and relationship within the languages. So इस डेटा को हम फीड करते हैं LLMs पे एंड इसको फाइनली हम प्रोसेस करते हैं। इसके बाद the last step is to test and tune the model. तो एक बार ये डेटा प्रोसेस हो जाए, एक बार ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम इस मॉडल को टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन टू डिफरेंट टास्क। सो हम इसे डिफरेंट टास्क देते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज देते हैं जहाँ पे हम इस मॉडल को टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट के बेसिस पे, इसके फीडबैक पे हम उसे और फाइन ट्यून करते हैं। तो यही है, दीज आर द स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग एन LLM. So what did we see? The first step was collecting the data. The second step was pre-processing and tokenizing the data. The third step was training the model. And the fourth step was testing the model and tuning the model. So thank you for listening to the lecture. I hope you liked it. अगर आपके कुछ सुझाव है, कुछ फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।